It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ, जिसमें हम देखेंगे भारत के अलग अलग लॉज, अलग अलग लेजिस्लेशंस। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने देखा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है और फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में दिए हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक दिए हैं, ये आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, नीड फॉर फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो आज हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर the basic human rights enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, and significantly, fundamental rights are enforceable by the courts subject to certain limitations. दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है उसका। हम सब जानते हैं कि पूरा जो दुनिया का युद्ध हुआ है, पूरा जो दुनिया का वॉर हुआ है, वो सब एक ही बात के लिए हुआ है कि राइट्स चाहिए, हम सबको राइट्स चाहिए। और पूरा जो यूनिवर्स का ये सब स्ट्रगल हुआ है वो सब राइट्स के लिए हुआ है, राइट्स के लिए हुआ है। दोस्तों, हम सब बहुत लकी है कि जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया अपने राइट्स के लिए झगड़ रही थी, वहाँ पे हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको ये सब राइट्स बहुत ईजीली हमको दिए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको सब राइट्स दिए हैं। Articles 12 to 35 of Indian Constitution deals with the fundamental rights, and these human rights are conferred upon the citizens of India. For the Constitution tells that these rights are inviolable, जैसे कि right to life, right to dignity, right to education, right to health, etc. etc. So संविधान निर्माताओं ने इस पर्पज से ये राइट्स हमें दिए हैं ताकि सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये राइट्स पीसफुली एंजॉय कर सके, इसको एक्सरसाइज कर सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ वेरी वेल बीन डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का पार्ट 3 जो है, चैप्टर 3 जो है, इसमें फंडामेंटल राइट्स बहुत ही एलोबरेटली इसमें डिस्कस किए गए हैं। कंपैरेटिवली दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से, कंपैरेटिवली दुनिया के किसी भी संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, भारत के संविधान में इसको बहुत ही एलोबरेटली और वाइडली इसको डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, अब हम जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन हमको डिस्कस करना पड़ेगा, इसका ओरिजिन हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमको 800 साल पीछे जाना पड़ेगा। हम जब भी मैग्ना कार्टा सुनते हैं तो ये मैग्ना कार्टा क्या था? सो मैग्ना कार्टा लिबरेटेटम, दैट इज़ द ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स, कॉमनली कॉल्ड मैग्ना कार्टा। उसे ग्रेट चार्टर और रॉयल चार्टर भी कहते हैं। दिस इज़ द चार्टर ऑफ राइट्स एग्रीड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड नियर विंडसर ऑन 15 जून 1215। सो 15 जून 1215 में इंग्लैंड का जो राजा था किंग जॉन, उसने ये मैग्ना कार्टा साइन किया था, मैग्ना कार्टा दिया था। ये मैग्ना कार्टा और कुछ नहीं, इसे रॉयल चार्टर ऑफ राइट्स भी कहते हैं। तो ये राइट्स किसको दिए थे? फर्स्ट ड्राफ्टेड बाय द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, कार्डिनल स्टीफन लैंगटन। इस मैग्ना कार्टा को ड्राफ्ट किया था जो आर्च बिशप थे कैंटरबरी के, स्टीफन लैंगटन, टू मेक पीस बिटवीन द अनपॉपुलर किंग एंड अ ग्रुप ऑफ रिबल बैरन्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं इतिहास में राजा महाराजाओं के खिलाफ विद्रोह होता था,
रिबेल होता था, तो इस अनपॉपुलर किंग के खिलाफ जो भी विद्रोह होता था उसको समझौते के रूप में जो आर्च बिशप थे उन्होंने इसको एक पीस ट्रीटी के तहत फिक्स किया, एंड इट प्रॉमिस्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट्स, प्रोटेक्शन फॉर द बैरन्स फ्रॉम द इलीगल इम्प्रिजनमेंट, एक्सेस टू स्विफ्ट जस्टिस एंड लिमिटेशंस ऑन फ्यूडल पेमेंट्स टू द क्राउन। तो ये कुछ 3-4 जो इश्यूज थे, जैसे कि इलीगल इम्प्रिजनमेंट हो, चर्च के राइट्स हो, जस्टिस का इशू हो, या लिमिटेशंस ऑन फ्यूडल पेमेंट्स टू द क्राउन, क्राउन को जो भी पेमेंट्स करने थे उसके बारे में ये समझौता हुआ था, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ काउंसिल ऑफ 25 barons. Neither side stood behind their commitments, and the charter was annulled by Pope Innocent III, leading to the First Barons' War. तो 25 barons जो थे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया, और इसके तहत ये जो फर्स्ट रिकग्निशन ऑफ राइट्स जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री में, ये एक इनिशियल स्टेप था राइट्स को रिकग्नाइज करने का, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और जब जब फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तब मैग्ना कार्टा हो, बिल ऑफ राइट्स हो, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स हो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, इसका मुद्दा ज़रूर लिया जाएगा। किंग जॉन साइनिंग द मैग्ना कार्टा, ये इंग्लैंड का किंग जॉन है जो चर्च के मेंबर्स है, बैरन्स है और कुछ लोग हैं, उनके सामने वो मैग्ना कार्टा साइन कर रहा है। फिर दोस्तों आता है 1689 का बिल ऑफ राइट्स इन इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा के बाद एक दूसरी डेवलपमेंट है। द बिल ऑफ राइट्स 1689 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट seen as a crucial landmark in English constitutional law that sets out certain basic civil rights and clarifies who would be next to inherit the crown. So एक सिविल राइट्स रिकग्नाइज किए गए 1689 का जो इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट्स था, उसके तहत जो इनहेरेंस था, इनहेरिटेंस को डिसाइड किया गया, एंड इट रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन 16 दिसंबर 1689 एंड इज़ अ रिस्टेटमेंट इन स्टैट्यूटरी फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट। तो इसको एक लीगल स्टेटस दिया गया और इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देके फिर इसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट प्रेजेंटेड किया गया बाय द कन्वेंशन पार्लियामेंट टू विलियम थर्ड। विलियम थर्ड जो था उसने पार्लियामेंट में इसको प्रॉपरली डिक्लेयर किया एज अ रॉयल असेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट, एंड मैरी सेकंड इन February 1689 इन्वाइटिंग देम टू बिकम जॉइंट सॉवरेन्स ऑफ इंग्लैंड। तो विलियम थर्ड और मैरी सेकंड जो थे, इन्होंने पार्लियामेंट में इसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट करके इसको रिकग्नाइज किया, और यहाँ से जो शुरुआत थी राइट्स को रिकग्नाइज करने की, वो स्टार्ट हो गई। द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स सेट्स द स्टेज फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन इंग्लैंड, which means the king and queen acts as a head of state but their powers are limited by law. तो 1689 के बिल ऑफ राइट्स से इंग्लैंड में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हो गई, और जहाँ पे इसके पहले जो राजा को अनलिमिटेड पावर्स थे, अमर्याद अधिकार थे, उस पे कुछ लिमिटेशंस इस बिल ऑफ राइट्स के तहत लाए गए। Under this system, the monarchy cannot rule without the consent of the parliament, and the people are given individual rights. जो राजा को कुछ भी डिसीजंस लेने होते थे तो वो पार्लियामेंट के कंसेंट के बगैर अब वो नहीं ले सकता था इस बिल ऑफ राइट्स के तहत। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इशू थे, नो एक्सेसिव, क्रूएल और अनयूजुअल पनिशमेंट, नो टैक्सेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेचर, राइट टू पिटिशन द गवर्नमेंट विथ ग्रीवेंसेस। फिर दोस्तों आता है फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने इतिहास में पढ़ा है दोस्तों, तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे रिकग्निशन ऑफ राइट्स में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स दिए। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन सेट बाय फ्रांस नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1789। 1789 में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को रिकग्नाइज किया, इसको स्टैट्यूटरी फॉर्म ऑफ रिकग्निशन दिया। इट इज़ अ ह्यूमन सिविल राइट्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो जनता की मांग थी कि जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये सब राइट्स जनता को चाहिए थे, वो सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने रिकग्नाइज किए। Inspired by Enlightenment philosophers, the declaration was a core statement of the values of the French Revolution and had a major impact on the development of popular conceptions of individual liberty and democracy in Europe and worldwide. तो इसका जो सारा पूरा फोकस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो इंडिविजुअल लिबर्टी और डेमोक्रेसी पे था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जहाँ पे पूरा वर्ल्ड राइट्स के लिए झगड़ रहा था, तो स्टेप बाय स्टेप मैग्ना कार्टा से लेके बिल ऑफ राइट्स और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर कहाँ से ये राइट्स की शुरुआत हुई। फिर दोस्तों आता है बाद में अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच वर एडॉप्टेड एज अ सिंगल यूनिट ऑन December 15, 1791। सो 15 दिसंबर 1791 को 10 अमेंडमेंट्स के द्वारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया एज अ अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, जिसे हम कहते हैं, जिसे प्रचलित है। और इस बिल ऑफ राइट्स में विच कॉन्स्टिट्यूट अ कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग गारंटीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो ये 10 अमेंडमेंट्स आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ लिमिटेशंस ऑन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का एक नेचर रहता है कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट द स्टेट। तो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स के तहत भी ये जो इंडिविजुअल राइट्स थे वो एक फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस थे। द बिल ऑफ राइट्स डिराइव्स फ्रॉम द मैग्ना कार्टा 1215, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 एंड द कॉलोनियल स्ट्रगल अगेंस्ट द किंग एंड पार्लियामेंट। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि मैग्ना कार्टा 1215 और इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689, तो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स भी इसी डॉक्यूमेंट से इंस्पायर्ड थे। और जो भी कॉलोनियल स्ट्रगल था अमेरिकन का इस ब्रिटिशों के खिलाफ और किंग और पार्लियामेंट के खिलाफ, इसका ये परिणाम था। एंड अ ग्रेजुअली ब्रॉडनिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी अमंग द अमेरिकन पीपल। और अमेरिकन जनता का जो एक एस्पिरेशंस था कि राइट्स रिकग्निशन का, वो भी इसमें आपको दिखाई देगा। फिर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जिसे UDHR भी कहा जाता है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, इसने इसको अडॉप्ट किया, इसको सैंक्शन किया, जिसे हम UDHR कहते हैं। दैट एंश्राइन्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। UDHR का जो मेन ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो ऑल ह्यूमन बींग्स के सारे राइट्स एंड फ्रीडम्स है, इसको रिकग्नाइज करना। और जो सब स्टेट्स है, सभी स्टेट्स ने अपने अपने डोमेस्टिक लॉज में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनकॉर्पोरेट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो कमिटी थी, ड्राफ्टेड बाय UN कमिटी चेयर्ड बाय एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट जो चेयरमैन थे इसके, इन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया था। एंड विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द जनरल असेंबली एज रिजोल्यूशन 217। और जनरल असेंबली ने इसको 217 रिजोल्यूशन के तहत इसको एक्सेप्ट किया ड्यूरिंग इट्स थर्ड सेशन ऑन 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को थर्ड सेशन के उसमें इसको अडॉप्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया एट द पैलेस डी चैलियोट इन पेरिस, फ्रांस में इसको एक्सेप्ट किया। ऑफ द 58 मेंबर्स, जो भी 58 सदस्य थे इसके, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, उस वक्त 58 सदस्य थे यूनाइटेड नेशंस के। एंड एट द टाइम 48 वोटेड इन फेवर। सो इसके फेवर में 48 सदस्यों ने वोटिंग किया। नन अगेंस्ट, किसी ने भी इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया। 8 abstained एंड 2 डिड नॉट वोट। तो इस तरह से 10 दिसंबर 1948 को जो एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसने इसको एक्सेप्ट किया।
अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, जिसे कहते हैं द डिक्लेरेशन कंसिस्ट्स ऑफ 30 आर्टिकल्स। तो इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 30 आर्टिकल्स हैं, डिटेलिंग एंड इंडिविजुअल्स बेसिक राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो हम सब के जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल फ्रीडम्स है, इसको इसमें रिकॉग्नाइज किया गया। एंड अफर्मिंग देयर यूनिवर्सल कैरेक्टर एज इनहरेंट, इनएलिएनेबल एंड एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। और इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो नेचर है, वो इनहेरेंट है, इनएलिएनेबल है एंड एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका जो नेचर है वो सभी को एप्लीकेबल होगा। ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात शायद आप जानते होंगे, इसका जो ड्राफ्टिंग है, इसमें हमारे भारत की जो 2 महिलाएं थी, हंसा जीवराज मेहता और लक्ष्मी मेनन, इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे? हंसा जीवराज मेहता, द इंडियन डेलीगेट टू द यूनाइटेड नेशन कमीशन, हैड इंसिस्टेड ऑन रिफ्रेजिंग द लाइन ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। जो पहले इसका ड्राफ्ट था, जो पहले इसका आर्टिकल का फ्रेजिंग था, वो ऐसे था, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। तो हंसा मेहता जी ने इसको रिफ्रेज करके ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन द आर्टिकल 1 ऑफ द डिक्लेरेशन, इसको कर दिया। ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था इसके ड्राफ्ट में। दूसरी हमारी डेलीगेट थी लक्ष्मी मेनन, आर्ग्यूड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स थ्रू आउट द डिक्लेरेशन। तो लक्ष्मी मेनन जी ने सेक्स के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन था बेस्ड ऑन सेक्स, इसको कंटिन्यूसली वहाँ पे ड्राफ्ट में लाना उचित समझा। दोस्तों इन सब ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बाद, जैसे हमने मैग्ना कार्टा देखा, बिल ऑफ राइट्स देखा इंग्लैंड का, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स देखा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखा, तो बाद में आता है हमारे जो संविधान निर्माताओं ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, मूलभूत अधिकार दिए, इसका क्या महत्व है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक एक लॉन्ग लिस्ट, एलोबरेटिव लिस्ट दी है फंडामेंटल राइट्स की, एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड अ फुल चैप्टर, बट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज द मोस्ट एलोबरेट एंड कॉम्प्रेहेंसिव येट फ्रेम बाय एनी स्टेट। सो दुनिया के किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर है, उसको अगर कंपेयर किया जाए तो भारत के संविधान में जो चैप्टर 3 है 12 से लेकर 35 तक, वो मोस्ट इलेबरेटिव है और कॉम्प्रहेंसिव है। नीड फॉर फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स की दोस्तों क्या ज़रूरत होती है? हर एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हमारे लिए ये राइट्स बहुत ज़रूरी होती है, ताकि स्टेट का डेवलपमेंट हो सके और इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट हो सके। These rights are important to protect the rights and liberties of the people against the encroachment of the power delegated by them to their government। तो फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस ही ऐसे होता है कि इसको हम स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हैं। दे आर लिमिटेशंस अपॉन ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, एंड दे आर इसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। सो पब्लिक और प्राइवेट राइट को प्रिजर्व करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नॉटविथस्टैंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज a reminder to the government in power that certain liberties assured to the people by the constitution are to be respected। and the object of fundamental right जो है दोस्तों, to establish a government of law and not of a man। so overall जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है कि इट इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो फंडामेंटल राइट्स का भी मतलब है कि अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ अ मैन। सो जो मोनार्कियल सिस्टम था, उसको जाके जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी है। तो
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एक कैटेगरी दी है, क्लासिफिकेशन दिया है फंडामेंटल राइट्स का। वो इस तरह है दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें एवी डाइसेस का रूल ऑफ लॉ भी कंसेप्ट आता है। आर्टिकल 15 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट है। आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। राइट टू फ्रीडम है दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 20 में कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। और आर्टिकल 22 में कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं। अगर इलीगल अरेस्ट और इलीगल डिटेंशन होता है तो हमारे क्या सेफगार्ड्स हैं, वो आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 22, जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। आर्टिकल 23 और 24 में चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है दोस्तों। इंडिया जो एक डाइवर्स स्टेट है, वहाँ पे हर एक को एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने पसंद का, अपने चॉइस को रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं और उसे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में। जो कुछ माइनॉरिटीज़ हैं हमारे भारत में, उन माइनॉरिटीज़ को अपना कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान निर्माताओं ने उनके लिए अपने अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने का राइट आर्टिकल्स 29 और 30 में दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32 से लेके 35 तक। आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूछा गया कि बाबा साहब आपका सबसे फेवरेट आर्टिकल कौन सा है, तो उन्होंने आर्टिकल 32 का जिक्र किया था कि इट इज़ द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि दोस्तों राइट्स दिए गए वो अलग बात है, लेकिन अगर वो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते स्टेट के अगेंस्ट, तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आर्टिकल 32 इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो अलग अलग रिट्स इशू कर सकता है हमारे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए। The 44th Amendment has abolished the right to property as a fundamental right as guaranteed by Article 19(1)(f) and Article 32 of the Constitution. So Article 19(1)(f) में जो पहले right to property हुआ करता था, उसको 44th Amendment के तहत abolish किया गया। तो दोस्तों ये सब डिस्कशन था फंडामेंटल राइट्स का, इसका ओरिजिन, इसका सिग्निफिकेंस और इसकी ज़रूरत जो है हर एक डेमोक्रेसी में क्या होती है वो था। डेमोक्रेसी में हम सब जानते हैं कि राइट्स कितने ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए, और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें ये सब राइट्स जो दिए हैं वो बिना कोई स्ट्रगल किए दिए हैं। जहाँ पे पूरा वर्ल्ड राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ पे ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो उन्होंने अपनी मेहनत से हमको सबको दिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लॉ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।